नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों में बात करेंगे पहले फरीदाबाद की। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा अपनी बल्लभगढ़ विधानसभा में लगातार विकास कार्यों को तेज गति से चला रहे हैं और खासतौर पर लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए वे हमेशा संजीदा नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सेक्टर 3 में बनाए गए पार्क का उद्घाटन करते हुए पौधारोपण किया और इसे जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी लोगों से अपने जीवन काल में पेड़ लगाने की अपील की और कहा कि लगाए गए पेड़ की देखभाल अपनी औलाद की तरह करें ताकि सभी को स्वच्छ ऑक्सीजन मिल सके। लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते बल्लभगढ़ में हित सेक्टर 3 में पार्क का उद्घाटन किया गया है, जिससे स्थानीय जनता को इससे लाभ मिलेगा और शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। उन्होंने सभी को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि एक पेड़ 80 से 100 वर्ष तक जिंदा रहता है, इसलिए सभी अपने जीवन काल में एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करें और अपनी औलाद की तरह उसे पालें ताकि सभी को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। उन्होंने साफ किया कि बल्लभगढ़ के विकास के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस पार्क का उद्घाटन करा और मैं 2 महीने पहले इस पॉकेट में आया था और मैंने कहा था मुझे पार्क जितने हैं सब ठीक करने। कही थी ना मैंने, है को उस समय मिले थे आपका तो घर ही है। आपके सारे पीछे छोटे मोटे पार्क सब ठीक हो गए और ये पार्क भी बन गया और ये पार्क आपकी जीवन की लाइफलाइन रहेगा। आपकी होली होगी, दिवाली होगी, गर्मी का मौसम होगा, बारिश का मौसम होगा तो पेड़ लगेंगे, खुली हवा में ऑक्सीजन मिलेगी आपको। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सपने को मुझे भरोसा है आप लोग बढ़िया बढ़िया सुंदर पेड़ लगाएंगे और हर आदमी को जीवन में एक पेड़ लगाना चाहिए। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे साथी बैठे हैं, ये तय कर ले पेड़ कहाँ लगेगा और एक पेड़ लगाना चाहिए जीवन में। कहते हैं मैंने एक दरख्त लगाया है, पैसे बहुत कमाएगा, कोई नहीं पूछेगा। दरख्त लगाएगा तो 100 साल की, 70 साल की, 80 साल की नींव डाल के जाओ। पेड़ काटना आसान है, पेड़ लगाना, उसका पालन पोषण करना, ये भी पुत्र बेटा बेटी से कम नहीं है और सबको हमको करना चाहिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद जिले में भारतीय जनता पार्टी जिला फरीदाबाद की कार्य समिति की बैठक मिलन वाटिका सेक्टर 11 में की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश यादव, विधायक गण व भाजपा प्रदेश के जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्य समिति के उद्घाटन सत्र के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में जहाँ कई दिग्गज नेताओं की छुट्टी हो गई है, वहीं फरीदाबाद के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय देकर सरकार ने उनका राजनीतिक केंद्र बढ़ा दिया है। कृष्णपाल गुर्जर को विद्युत एवं भारी उद्योग मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा गया है। वहीं इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का प्रवाह करना और उन्हें बीती भाजपा सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराना रहा। और इस मौके पर गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद का चहुमुखी विकास के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर विश्वास कर उन्हें और उनकी जिम्मेदारियां उन्हें और सौंपी हैं, वह अपनी जिम्मेदारी पूरी लगन से निभाएंगे। आप देख रहे हैं बैठक तो हमारी नियमित होती है, मंडल से लेकर केंद्र तक लगातार पार्टी का एक सिस्टम है। लगातार हमारे संगठनों की बैठकें विधिवत होती हैं और ये उसी का एक पार्ट है। लेकिन आजकल पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर से लेकर मंडल स्तर तक एक ई चिंतन शिविर हर विषय पर अलग अलग कार्यकर्ताओं के बीच में हम उनको प्रशिक्षण, हमारा प्रशिक्षण विभाग राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी, जैसे कल रक्षा विषय होगा, देश की सुरक्षा पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी पूरे देश के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल के माध्यम से सबका मार्गदर्शन करेंगे। तो ये लगातार और ये प्रशिक्षण विभाग लगातार ही काम कर रहा है और हर विषय अलग अलग है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने केंद्र सरकार की जो 7 साल की उपलब्धियां हैं उन पर पूरे विस्तार से पूरे देश के
लोगों को प्रशिक्षण देने का काम किया। तो ऐसे ही आज अपना अब ऊपर से नीचे, फिर राज्य में, फिर जिलों में, फिर मंडलों में, तो आज जिला स्तर पर ये एक तरह से प्रशिक्षण विभाग द्वारा ई चिंतन शिविर है, कार्यक्रम है। उसमें आज मुख्य तौर पर कैंसर का हर वर्ग होंगे अलग अलग। पलवल की महिला को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शहर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया है। शहर थाना प्रभारी अनूप ने बताया कि एक पीड़िता ने पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसे नौकरी की तलाशी। नौकरी के लिए पीड़िता का संपर्क गाँव बामनिया थाना गदपुरी निवासी बलजीत से हुआ। बलजीत ने पीड़िता को कंपनी में नौकरी लगवाने के लिए गत 6 जुलाई की दोपहर को पलवल के बस स्टैंड पर बुलाया। पीड़िता जब बस स्टैंड पर पहुंची तो बलजीत उसे कार में बैठाकर हुड्डा सेक्टर 2 स्थित एक मकान में ले गया। पीड़िता ने कहा कि तुम मुझे कहां ले जा रहे हो, तो बलजीत ने कहा कि यहां से एक और महिला आपके साथ कंपनी में नौकरी लगने के लिए चलेगी। जहां बलजीत ने पीड़िता को पीने के लिए पानी दिया। पानी पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई और बलजीत ने बेहोशी की हालत में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता जब होश में आई तो उसने अपने आप को अर्धनग्न अवस्था में पाया। पीड़िता ने जब विरोध किया और कार्यवाही की बात कही तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता जैसे तैसे अपने घर पहुंची और अपनी आप बीती अपनी मां को बताई। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तभी पुलिस को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी बलजीत कैंप थाना क्षेत्र में मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को काबू कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया है। ऐसा था, इस लेडीज ने फ़ोन किया किसी ठेकेदार के पास, वो गलती से इसके पास लग गया बलजीत जो आरोपी है। तो इनकी आपस में बात हुई। इसने कहा मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मेरा पति दूर रहता है घर का गुजारा के लिए, तो इसने इससे बात करी मैं नौकरी लगा दूँगा। इसने एक दिन यहाँ अभी बस स्टैंड पे बुला ली थी 7 तारीख को, और उसके ले जाके उसको कुछ नशा में पानी वानी पिला के और उसको कमरे में ले जाके रेप वगैरह किया। लेडीज ने 8 तारीख को हमारे पास कंप्लेंट करी, हमने उसी वक्त फौरन मुकदमा कर। NHAI और नगर परिषद की लापरवाही के चलते घरों के बाहर गंदा पानी बह रहा है, जिसके चलते लोग अपने मकान बेचने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कई मकानों के बाहर तो मकान बिकाऊ के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। प्रकाश बिहार में गंदे पानी की निकासी नहीं होने के कारण पिछले कई महीनों से लोगों के घरों के बाहर गंदा पानी भरा हुआ है। घर का दरवाजा खोलते ही गंदगी का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। दरअसल नगर परिषद का पानी निकासी के लिए प्रकाश बिहार में कोई नाला नहीं है। NHAI के नाले में अब तक पानी डाला जा रहा था, लेकिन नाले का निर्माण कार्य धीमी गति से होने के कारण पानी लोगों के घरों के बाहर ही जमा हो रहा है। इस पानी निकासी की जिम्मेदारी नगर परिषद पलवल की है, लेकिन पानी निकासी में नगर परिषद के दावे भी फेल साबित हो रहे हैं। पानी निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण गंदे पानी का घरों के बाहर जल भराव हुआ पड़ा है। पड़ोस के घर जाने के लिए भी लोगों को वाहनों का प्रयोग करना पड़ रहा है। इसको लगभग 1 महीना हो गया है, और जो है कि ये जो नाला जो कवर्ड होकर दूसरी तरह से बनाया जा रहा है, इसको इस वजह से कई कॉलोनियों में परेशानी है। और बारिश के सीज़न में तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ी जाती है। लोकल कॉलोनियाँ हैं, इनमें जो है नाली की व्यवस्था देखो, यहाँ पर ये जो है काफ़ी दिक्कत होती है। बुजुर्ग बच्चे क्या, ये यहाँ से अगर दूसरी जाना है तो स्कूटी पे छोड़ के आने पड़ते हैं, इधर से उधर काफ़ी दिक्कत आती है। और अब आप देख रहे हो, ये अभी आपके सामने निकल रहे हैं यहाँ से, ये ऐसे जो है पानी में से जो है ऐसे गाड़ी आ रही है सामने से। अच्छा, गंदा पानी का और प्रकोप बहुत अधिक है, बदबू रहती है। देखिए, इस विषय पे क्योंकि बारिशों का मौसम आने वाला है और जो आप बात बता रहे हैं हमारे भी संज्ञान में है कि ऐसी कठिनाई ताकि नगरवासियों को ना हो, तो इस बारे में बार बार मैंने बैठक भी ली है और नगर परिषद के जो कार्यकारी अभियंता है उनको इस बारे में नोडल ऑफिसर बनाकर उनको जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जहाँ भी जल भराव की समस्या गत वर्ष में रही है या इस बार हम अंदेशे में है कि होगी, तो वहाँ पहले से ही जरूरी कार्यवाही करते हुए प्रावधान करने की बारिशों के मौसम में। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया है। नियमों को उल्लंघन के लिए दंड में संशोधन किया गया है। इसमें लाउड स्पीकर अथवा पब्लिक सिस्टम के माध्यम से शोर के लिए 10,000 रुपये और 1,000 kVA के और डीजल जनरेटर सेट के लिए 1,00,000 रुपये, उत्सर्जक निर्माण उपकरण के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही इन उपकरणों को जब्त भी किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब
ध्वनि प्रदूषण करना महंगा पड़ेगा, चाहे शोर किसी तरह का ही क्यों ना हो। इनमें पटाखों, डीजे सेट और सभी प्रकार के शोर शामिल है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो साइलेंस जोन के लिए उससे 3000 रुपये और भीड़ भाड़ वाले इलाकों के लिए 1000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसी प्रकार रैली, बारात या किसी भी प्रकार के आयोजनों में नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो साइलेंस जोन के लिए 20,000 रुपये और भीड़ भाड़ वाले इलाकों के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, बारात, शादी, संस्थानों के कार्यक्रम, बैंकेट आदि के आयोजनों में पहली बार ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर 40,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना आयोजकों और आयोजन स्थल के मालिक दोनों से वसूला जाएगा। ऐसी स्थिति में 2 से ज्यादा बार नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजक स्थल को सील कर 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही आयोजकों और आयोजन स्थल के मालिक पर मामला दर्ज करके कार्यवाही की जाएगी। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के वास्ते गौतम बुद्ध नगर जिले में 30 अगस्त तक 144 धारा लागू की गई है। अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा पांडे ने बताया कि जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मुहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई है। उन्होंने बताया कि निषिद्ध क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं तथा आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक, सांस्कृतिक, प्राथमिकता उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं पूर्व अनुमति के नहीं होंगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य होगी। मेट्रो बस और कैब 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। उन्होंने बताया कि ऑटो में चालक के साथ 2 लोग, बैटरी वाले रिक्शे में चालक सहित 3 लोग और 4 पहिए वाहन में 4 व्यक्ति से ज्यादा नहीं बैठ सकते। पांडे ने बताया कि निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर शेष स्थलों में एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे और मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के अंदर सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक क्षमता से 50% ही लोगों को अनुमति दी जाएगी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आम आदमी पार्टी की नजर अब उत्तराखंड पर है। राज्य में अगले साल चुनाव होने हैं और आपने बिजली को मुद्दा बनाने का मन बना लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महंगी बिजली के मुद्दे पर उत्तराखंड की सरकार को घेरा है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि बिजली का उत्पादन करने वाले उत्तराखंड में लोगों को बिजली महंगी क्यों मिलती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली बिजली नहीं बनाता फिर भी लोगों को मुफ्त में बिजली मिलती है, जब उत्तराखंड बिजली बनाकर दूसरे राज्यों को बेचता भी है। सीएम ने सवाल किया कि क्या उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त में बिजली नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, उत्तराखंड खुद बिजली बनाता है, दूसरे राज्यों को बेचता भी है, फिर उत्तराखंड के लोगों को इतनी महंगी बिजली क्यों दी जाती है। दिल्ली अपनी बिजली नहीं बनाता, दूसरे राज्यों से खरीदता है, फिर भी दिल्ली में बिजली फ्री। क्या उत्तराखंड वासियों को बिजली फ्री नहीं मिलनी चाहिए। बात करेंगे नए मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पुष्कर धामी नई दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा पर पूछे गए सवाल पर कहा कि कांवड़ यात्रा केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली से भी जुड़ी हुई है। इन राज्यों से बात करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। उनका मुद्दा केवल चुनाव का हो सकता है, हमारा मुद्दा है उत्तराखंड की जनता के लिए जो काम, उत्तराखंड की जनता के लिए जो सबसे अच्छा काम हो सकता है हम वो करेंगे। हम केवल चुनावों को ध्यान में रखकर काम नहीं कर रहे हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे जिस हिसाब से वो लगातार चुनाव को लेके बात कर रहे हैं। आज मैं प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से, केंद्रीय गृह मंत्री जी से, नड्डा जी से और हमारे जो केंद्रीय नेता हैं उन सब का मार्गदर्शन लेने के लिए आया हूँ, शिष्टाचार भेंट करने आया हूँ और निश्चित रूप से हम अच्छा उत्तराखंड बनाएंगे। सर केजरीवाल की जो बिजली फ्री है, बाकी चीजें फ्री करने की बातों से कहीं ना कहीं चैलेंज के तौर से देखा जाए उत्तराखंड में। अभी हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं है, हमारे सामने एक ही चैलेंज है कि उत्तराखंड का विकास चरम पर लाएं। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले फेरबदल में कई नए मंत्रियों को जगह दी गई है तो कई पुराने मंत्रियों को बदल दिया गया है। इस फेरबदल में रेल मंत्री भी बदल गए हैं। अश्विनी वैष्णव को देश का नया रेल मंत्री बनाया गया है। मंत्रालय में अपना पदभार संभालते ही सबसे पहले
दफ्तर का टाइम बदला। इस दौरान रेल मंत्री की एक इंजीनियर के साथ मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। दरअसल रेल मंत्री ने इंजीनियर से कहा कि आप मुझे बॉस बोलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यकाल में अपने सहयोगियों से मुलाकात की। रेल मंत्री का अपने सहयोगियों से मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने सहयोगियों से कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम करेंगे, खूब मजा आएगा, जिंदगी में लगे कि हाँ मजा आया है। इस दौरान रेल मंत्री के एक कर्मचारी ने मंत्री से अपनी दूसरी सहयोगी की तरफ से इशारा करते हुए कहा, हम लोग कल बात कर रहे थे कि हमारे ये सहयोगी उसी कॉलेज से पढ़े हैं जहाँ से आपने पढ़ाई की है। ये बात सुनकर रेल मंत्री काफी खुश हो जाते हैं और हाथ से इशारा कर इंजीनियर को अपने करीब आने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि आओ आओ, गले लगते हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि रेलवे इंजीनियर नए मंत्री के गले लगता है और फिर वहां मौजूद अन्य कर्मचारी ताली बजाकर उनका अभिवादन करते हैं। इस पर रेल मंत्री ने कहा, आओ गले लगते हैं। रेलवे मंत्री वैष्णव ने ये भी कहा कि हमारे कॉलेज में जूनियर सीनियर को सर नहीं बल्कि बॉस बोलते हैं, तो आप मुझे बॉस बोलेंगे। कल हम लोग बात कर रहे थे। तो जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं ये हमारे MBM क्यों आप भी ये बात हो रही थी उसी कॉलेज से तो हम लोग कह रहे थे कि मंत्री जी को कभी आप मिलना तो बता देना कि हम उसी कॉलेज से बॉस बोलोगे हमारे सीनियर जूनियर ना, जूनियर बॉस बोलता है सीनियर को, नाम से नहीं बुलाते, वो नहीं बोलते ना, सर नहीं बोलते, अपने बॉस बोलते हैं। न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।